नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वी के नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कंपटीशन एग्ज़ाम के स्पेशल बैचेज मान लीजिए, स्पेशल सीरीज मान लीजिए। दो बड़ी संभावित भर्तियां हम टारगेट पर लेकर चल रहे हैं, जिनमें एक है राजस्थान का टेक्निकल हेल्पर, दूसरा है यूपीपीसीएल का TG2। हो सकता है इस वर्ष ये दोनों भर्तियां आ जाए और कंप्लीट भी हो जाए, इसलिए हम आपको डेली MCQs टॉपिक वाइज एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा प्रयास रहेगा हर दिन आपको किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक से संबंधित 25 प्रश्नों का एक वीडियो दिया जाए। हमारे साथ जुड़े रहें, रेगुलर इन वीडियोज़ को देखें। विश्वास दिलाता हूँ कि कुछ नया ज़रूर सीखोगे, कुछ अच्छा ज़रूर सीखोगे। काफ़ी हेल्पफुल रहेगा एग्ज़ाम के लिए भी। अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है हमारा एंड्रॉयड ऐप, अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो कर लीजिए। ऐप में आपके लिए फ्री प्रैक्टिस टेस्ट और पेड वीडियो कोर्स अवेलेबल है, आप उसे ले सकते हैं। दोस्तों, आज के हमारे 25 प्रश्न डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पर आधारित है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इलेक्ट्रिशियन में आजकल डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के भी काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए हम शुरू करते हैं हमारे आज के प्रश्नों को। साथियों, कोशिश रहती है प्रश्न हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में दिया जाए। आपको जिस भाषा में समझ में आता है समझ लीजिए, लेकिन हमारे साथ जुड़िए। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक करके हमें मोटिवेट ज़रूर करें, कमेंट करके आपका स्कोर ज़रूर बताएं, वीडियो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। नंबर 1 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। डेसिमल संख्या 25 को काउंट करने के लिए कितने फ्लिप फ्लॉप की आवश्यकता होगी? माय डियर, मैंने आपको कई बार बताया कि फ्लिप फ्लॉप 1 बिट स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, यानी किसी भी संख्या को स्टोर करने के लिए, काउंट करने के लिए 1 बिट को स्टोर कर सकता है ये। इसलिए जितनी बिट हमें स्टोर करनी होगी उतने ही फ्लिप फ्लॉपों की आवश्यकता भी होगी। अब ये डेसिमल संख्या 25 है, हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि इसमें बिट कितनी है। बिट क्या होता है? बाइनरी संख्या का प्रत्येक अंक बिट कहलाता है। यानी जैसे 0 और 1 है तो ये 1 बिट है, 0 1 है तो ये 2 बिट हो गई। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस 25 को डेसिमल में दिया हुआ था, बाइनरी में कन्वर्ट कर देना। डेसिमल का बाइनरी बनाते समय 2 2 का भाग देते हैं। 25 में 2 का भाग देंगे, 1 शेषफल रहेगा। 2 का भाग देंगे, 0 शेषफल रहेगा। इसी तरह से 6 में 2 का भाग देंगे, 3 है, 0 शेषफल रहेगा। 2 का भाग देंगे तो 1 शेषफल रहेगा। उल्टे क्रम में इसको लिखते हैं। खैर, लिखने की ज़रूरत नहीं है, बिट काउंट कर लो। 1 2 3 4 और 5। यानी डेसिमल संख्या 25 को बाइनरी में लिखने के लिए 5 बिट की आवश्यकता है, तो हमें 5 ही फ्लिप फ्लॉपों की आवश्यकता होगी। हमें बी ऑप्शन के साथ जाना है। उम्मीद करता हूँ आपने प्रश्न को बहुत अच्छे से समझा होगा। दोस्तों, इस बार इसरो का पेपर हुआ था जुलाई 2021 में, और उसमें इस तरह का प्रश्न पूछा गया था। हमारा ये वीडियो ऑल इंडिया किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो सबके लिए इम्पोर्टेंट है। आइए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। a + a इज़ इक्वल टू, यानी a और a को जोड़ते हैं तो ये किसके बराबर होगा? अब यहाँ पर देखो, हमें a का मान नहीं दिया, तो हो सकता है ना a का मान 0 हो, और हो सकता है कि a का मान 1 हो। आपको दोनों रख करके मानना है और फिर उत्तर निकालना है। देखो, एक बार 0 रख देते हैं तो 0 और 0 का मान होता है 0। एक बार 1 रख लेते हैं तो 1 और 1 को जोड़ते हैं तो 10 आता है उत्तर। यानी क्या संभावना बनी कि a + a को जोड़ने से या तो 0 आ सकता है या 10 आ सकता है। ठीक है, हमारा यहाँ पर डी उत्तर सही रहेगा।
अगला जो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है वो है कि 101 का वंस कम्प्लीमेंट क्या होता है। दोस्तों कम्प्लीमेंट को हिंदी में पूरक बोलते हैं। पूरक का मतलब होता है इसकी जगह वो, इसकी जगह वो। तो इनमें वंस कम्प्लीमेंट जब भी आए तो क्या करना है, इसके अंकों को पूरक कर दिया करो, यानी बदल दिया करो। 101 की जगह 010 हो जाएगा। ठीक है, आपका उत्तर यहाँ पर डी होगा 010। अगर टूज कॉम्प्लीमेंट आ जाए ना, तो टूज कॉम्प्लीमेंट होता है वंस कॉम्प्लीमेंट में +1, यानी पहले तो इसका जो संख्या दी होती है उसका वंस कॉम्प्लीमेंट कर दो और उसमें +1 कर दो, तो वो टूज कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि BCD एक कोड है जिसे प्रदर्शित किया जाता है। BCD का पूरा नाम बाइनरी कोडेड डेसिमल होता है और इसे 4 बिट से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, यानी इसमें किसी भी डेसिमल अंक को यदि आप बाइनरी में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आपको 4 बिट का उपयोग करना ही होगा। अगला प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ है, जैसे एग्जाम्पल ही समझ लो, यानी ये चौथे क्वेश्चन का एग्जाम्पल है एक तरह से। क्या एग्जाम्पल बन रहा है कि डेसिमल संख्या 3 का BCD कोड क्या होगा। 3 को जो दशमलव दिया है बाइनरी में बदलो, तो 3 का बाइनरी जो होता है वो 11 होता है। 2-3 तरीके हैं इसके, या तो याद रख लो या फिर भाग दे दो। तो 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार, और एक शेषफल बचा, दोनों को लिख लीजिए, यानी 11 हो गया। ठीक है, अब देखो 11 के कितने सारे ऑप्शन हैं आपके सामने, बहुत है ना। लेकिन समस्या ये है कि इसे BCD में लिखना है तो हमें 4 बिट बनानी होगी। 4 बिट बनाते समय आप 2 0 आगे की तरफ नहीं लगा सकते, 2 0 इससे पहले लगा सकते हैं। ए ऑप्शन आएगा 0011, इसका उत्तर करना है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है 0011 + 1100 का योग कितना होगा। मुझे लगता है बहुत सिंपल है। अगर कहीं पर कन्फ्यूजन हो तो इसका देसी तरीका बताता हूँ कि पहले इनका दशमलव संख्या बना लो, जितनी भी बनती हो आप देख लेना। जैसे 0 11 3 का होता है और 1100 कितने का होता है मुझे कन्फर्म याद नहीं है, फिर भी अगर मैं एक बार आपको एग्जांपल दूं तो शायद 1100 मान लीजिए 16 का होता है। तो अब 16 और 3 को जोड़ दो, 19 हो गया ना। अब 19 को वापस आप बाइनरी में कन्वर्ट कर दो, उत्तर आ जाएगा। क्योंकि अगर बाइनरी संख्याओं को गुणा करना, जोड़ करना, गुणा करना और भाग करना है ना, तो आप सीधे ना करके पहले उसको डेसिमल में कन्वर्ट करके ही करें तो वो ज़्यादा आसान रहता है। हालांकि ये तो अब ऐसा है कि इसको हम आसानी से जोड़ सकते हैं, जैसे मैं आपको बता दूं, लेकिन कुछ संख्या बाइनरी की ऐसी भी होती है जिनको आसानी से जोड़ा भी नहीं जाता। देखो कैसे जोड़ेंगे, 1 और 0 को जोड़ोगे तो 1 आएगा, 1 और 0 को जोड़ोगे तब भी 1 आएगा, 0 1 को जोड़ोगे 1, 0 1 को जोड़ोगे 1, यानी इसका तो उत्तर हो गया 1 1 1 1, है ना। बहुत सिंपल है। अगला जो प्रश्न हमारी स्क्रीन पर है वो है कि डेसिमल भिन्न को बाइनरी भिन्न में परिवर्तित कीजिए। आजकल आ सकता है ऐसा प्रश्न। ठीक है, देखो कैसे सॉल्यूशन करेंगे इसका, है ना। देखो सॉल्यूशन के लिए ये ध्यान रखो कि संख्या इसकी पॉइंट से ही स्टार्ट होती है और पॉइंट के बाद ही उत्तर आता है। ठीक है, तो जो डी और सी उत्तर है ये तो बिल्कुल ही गलत है। पॉइंट से पहले 1 तो आता ही नहीं है, इसमें 0 से ही संख्या स्टार्ट होती है। ठीक है, अब ए और बी में मिलान कर लो। इसके लिए क्या फॉर्मूला रहता है कि दिए गए डेसिमल को 2 से मल्टीप्लाई करना है बाइनरी में बदलने के लिए, और जो अंक आता है उसको आपको कैरी करते जाना है और सीधे क्रम में लिखना है। ठीक है, जैसे इसको हम करेंगे तो ये अपना जो आएगा 0.8750 आएगा, तो 0 कैरी हो जाएगा। और अब अगर आप 0 के बाद पहले देखें तो 0 ए में स्टार्ट हो रहा है, तो यही आएगा। हालांकि इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर कैरी करना है, फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है, कैरी करना है, लास्ट में 0 0 0 आ जाएगा। उनको फिर मल्टीप्लाई हम कर नहीं सकते।
अगला जो हमारा प्रश्न है वो है कि निम्न में से किस अंक का उपयोग ऑक्टल प्रणाली में नहीं किया जाता है। देखो, संख्या प्रणाली 4 प्रकार की होती है, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल और बाइनरी। ऑक्टल में 0 से लेकर 7 तक के अंकों का ही उपयोग करते हैं, यानी टोटल 8 अंक होते हैं, और जितने टोटल अंक होते हैं उतना ही इसका आधार या रेडिक्स माना जाता है। तो अंक जो है ना वो 0 से लेकर 7 के बीच बीच में ही उपयोग में लिया जाता है, 8 का उपयोग इसमें नहीं किया जाता है। इसी तरह से बाइनरी में 0 और 1 का ही उपयोग करते हैं। इसी तरह से डेसिमल में 0 से 9 तक का ही उपयोग करते हैं। तो अभी अपना सी उत्तर सही रहेगा, 0 से 8 तक के अंकों का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, 0 से 7 तक का उपयोग करते हैं, 8 का उपयोग नहीं करते। अगला प्रश्न कह रहा है हेक्साडेसिमल प्रणाली का आधार कितना होता है। तो हेक्साडेसिमल का बेस 16 होता है, बाइनरी का 2, ऑक्टल का 8 और डेसिमल का 10 होता है। छोटा प्रश्न है, इजी प्रश्न है, लेकिन है इम्पोर्टेंट क्योंकि पेपर में आ सकता है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में से इस तरह के प्रश्नों को महत्व दिया जाता आया है, अब भी दे सकता है। अगला प्रश्न क्या है, हेक्साडेसिमल प्रणाली में 13 को किससे प्रदर्शित किया जाता है, यानी 13 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि हेक्साडेसिमल में टोटल 16 अंकों का उपयोग करते हैं, 0 से लेकर 9 तक का उपयोग करते हैं और फिर ए से लेकर एफ तक अल्फ़ाबेट का उपयोग करते हैं। तो आगे जो हमारी संख्या होती है 10, 11, 12, 13, 14 और 15, तो इनके लिए अल्फ़ाबेट लगाए जाते हैं और वो शुरू हो जाते हैं ए से, यानी ए, बी, सी और डी। तो 13 को रिप्रेजेंट करने के लिए डी जो है वो उपलब्ध रहता है। ठीक है, याद रखना, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है ये और पूछा जा सकता है पेपर में। वैसे आपको आसान लग रहा होगा, लेकिन ठीक ठाक है, एग्ज़ाम के लेवल का है, आ सकता है। अगला प्रश्न है कि 3 इनपुट वाले एंड गेट की ट्रूथ टेबल में कितनी एंट्री होगी। तो ट्रूथ टेबल में जो एंट्रीज होती है वो डिपेंड करती है इनपुट टर्मिनल पर। अगर 2 इनपुट हो तो 4 एंट्री होती है, लेकिन 3 इनपुट हो तो 8 एंट्रीज होती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे इनपुट की 3 संभावना बनती है कि तीनों 0 0 हो, दूसरी संभावना बनती है कि ये 1 हो, तीसरी संभावना बनती है कि ये 1 हो, चौथी संभावना बनती है कि ये 1 हो। इसी तरह से 5वीं संभावना बनती है कि ये दोनों 1 हो, 6ठी संभावना बनती है कि ये दोनों 1 हो, 7वीं संभावना बनती है कि ये दोनों 1 हो और 8वीं संभावना बनती है कि तीनों 1 1 1 हो। तो टोटल 8 संभावनाएं बनती है, इसलिए 8 एंट्री होती है। लेकिन एक चीज़ सोचने वाली है, इसी प्रश्न को वो यहाँ आपसे 2 और प्रश्न भी बनते हैं, यानी टोटल इसमें 3 क्वेश्चन बनते हैं। 2 और कौन कौन से बनते हैं ध्यान से समझना। दूसरा प्रश्न ये बनता है कि 3 इनपुट वाले एंड गेट में हाई आउटपुट कितने होते हैं। एंड गेट में आउटपुट हाई हमेशा एक ही होता है, ये ध्यान रखना, क्योंकि एंड गेट सीरीज संयोजित 1 वे स्विच की तरह होता है। चाहे उसमें 2 इनपुट हो, चाहे 3 इनपुट हो, चाहे 4 इनपुट हो, आउटपुट में हाई केवल एक बनता है। तो दूसरा प्रश्न हो गया। तीसरा क्वेश्चन कि आउटपुट में लो की संभावना कितनी है, तो 7 संभावना फिर लो की बनेगी। ठीक है, 1 हाई की, 7 लो की, टोटल संभावनाएं या टोटल एंट्रीज कितनी, 8। ठीक है, और अगर नैंड गेट का आ जाए तो फिर उल्टा कर देना। नैंड गेट में 3 इनपुट का अगर हो तो टोटल एंट्री तो 8 ही होगी, लेकिन हाई की पॉसिबिलिटी रहेगी 7 और लो की पॉसिबिलिटी रहेगी 1। टोटल एंट्री इसमें भी 8 ही होगी। अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है और गेट का आउटपुट निम्न केवल तब होगा जब सभी इनपुट, देखो और गेट का आउटपुट जो है वो ए प्लस बी होता है, राइट। ए प्लस बी का आउटपुट 0 कब आएगा, जब दोनों 0 0 हो, है कि नहीं। अगर दोनों में से कोई भी एक 1 है तो वो तो 1 मिलना ही है,
और दोनों 1 है तब भी 1 मिलेगा। इसका मतलब तो उत्तर सही अपने लिए डी बनेगा, सभी इनपुट निम्न हो। अगला जो हमारा प्रश्न है, फ्लिप फ्लॉप किससे बनता है? मैंने बताया आपको, तो 1 बिट स्टोरेज है, यानी 1 बिट के लिए है, और इसको बनाने के लिए या तो नोर गेट का उपयोग करते हैं या नैंड गेट का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन आपको यहाँ पर सही करना है, फ्लिप फ्लॉप नोर या नैंड गेट से बनता है। आगे प्रश्न पूछा फ्लिप फ्लॉप है क्या? देखो नाम से ही पता लगता है कि या तो ये फ्लिप करेगा या फ्लॉप हो जाएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, 5 वोल्ट के किसी सर्किट को इसमें काउंट करना है या कंट्रोल करना है, तो फ्लिप फ्लॉप क्या करेगा? या तो 5 वोल्ट आउटपुट देगा या फिर 0 वोल्ट आउटपुट देगा। जिस समय 5 वोल्ट की आउटपुट देगा तब कहलाता है कि ये फ्लिप कर रहा है, और जिस समय 0 आउटपुट दी बोला जाता है कि फ्लॉप हो गया। इसका मतलब क्या समझे कि इसकी 2 ही कंडीशन होती है यूज करने की, या फिर यूँ कहें कि 2 स्टेबल स्टेट होती है, और 2 अवस्था वाले को बाई स्टेबल कहा जाता है। मल्टी वाइब्रेटर का एक प्रकार है, और बाई स्टेबल यानी 2 अवस्था वाला मल्टी वाइब्रेटर ये हो सकता है। अगला प्रश्न है, किस लॉजिक गेट की ट्रुथ टेबल में केवल 2 एंट्री होती है? देखो 2 एंट्री किस में हो सकती है कि 1 के बदले क्या मिला, 0 के बदले क्या मिला। मतलब जिसका इनपुट टर्मिनल 1 हो ना, उसमें 2 एंट्री होती है, और इनपुट टर्मिनल 1 किस में होता है? नोट गेट में होता है। बाकी सभी में 2 या 2 से अधिक इनपुट टर्मिनल होते हैं। तो नोट गेट जो है उसमें ए उत्तर सही रहेगा, नोट गेट ऑप्शन की तरफ जाना। और ध्यान रखें, नोट गेट को इन्वर्टर गेट भी कहा जाता है। इन्वर्टर को हिंदी में बोलते हैं व्युत्पन्न गेट, है ना, और व्युत्पन्न जो है वो इन्वर्स को बोलते हैं। इन्वर्स का मतलब होता है उल्टा, तो ये आउटपुट जो है ये इनपुट का उल्टा होता है इसका। अगला प्रश्न है, हेक्साडेसिमल प्रणाली में प्रयुक्त कुल अंक कितने हैं? ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। 0 से 9 तक का उपयोग करते हैं अंक, और इसको बेस सेट कहा जाता है। इन सब को जब जोड़ते हैं तो टोटल अंक बनते हैं 10, यानी 10 अंकों का उपयोग करते हैं, और यही 10 अंक इसके लिए आधार कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, बाइनरी संख्या 1011010 का समतुल्य हेक्साडेसिमल कितना होगा? देखो हेक्साडेसिमल बनाने के लिए आपको क्या करना होता है कि राइट साइड से चलना होता है, ठीक है, यानी इस तरफ से आपको चलना है यूं, और 4-4 बिट का समूह बनाना है। 4-4 बिट का समूह बनाओगे तो पहला बनेगा 10-10 का, और दूसरा बनेगा 101 का। अब इनका मान रखो डेसिमल में। देखो 101 जो है ना, ये तो होता है 5 का, और ये जो है ना, ये होता है 10 का। अगर आपको नहीं आता तो मैं बता देता हूँ कैसे करना होता है। इसके लिए एक तरीका होता है, मैंने बताया कि इन बाइनरी के नीचे है ना 1 2 4 8 अपनी मर्जी से लिखो। जिनके सामने 0 है उनको छोड़ दो, बाकी सभी को जोड़ दो, तो 8 और 2 कितने में 10, यानी इसको प्रदर्शित करने के लिए तो 10 आएगा। और इसका देखो 1 2 और 4, 0 को छोड़ोगे तो ये बनेगा 5। यानी अगर अपन देखें तो 1 बन रहा है 5, 1 बन रहा है 10, लेकिन हेक्साडेसिमल में 10 को ए से प्रदर्शित करते हैं, 5A इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, मुझे लगता है बहुत सिंपल क्वेश्चन रहा आप सभी के लिए। ए उत्तर आपका यहाँ पर सही होना चाहिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि डेसिमल संख्या 21 का समतुल्य बाइनरी कितना होगा? तो भाई मैंने बताया हुआ है, 2 का भाग देते जाओ, शेषफल जो बचता है उसको साइड में लिखते जाओ। सभी शेषफलों को उल्टे क्रम से लिखना होता है। जैसे अब हम इस क्वेश्चन में ही देखें तो यही सीक्वेंस आ रहा है आपके सामने। फिर 2 का भाग दोगे, 1 शेषफल बचेगा, और फिर 2 का भाग दोगे 0। संख्या को लिखोगे तो 10111। ठीक है, इतना ही आ रहा है क्या? सॉरी, इसमें शेषफल 0 आएगा, 10101। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। मतलब ध्यान देना पड़ेगा शेषफल रहता है कि नहीं। मुझे लगता है समझ जाओगे सभी, और क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के इसी तरह के प्रश्न पेपर में आएंगे, इतना मैं आपको ज़रूर बता देता हूँ। इन 25 प्रश्नों की आप अपने लेवल पर अच्छे से प्रैक्टिस ज़रूर करें, तभी कुछ अच्छे आप
समझ पाओगे। अगला जो प्रश्न है वो है कि ऑक्टल संख्या 73 के समतुल्य बाइनरी कन्वर्ट कीजिए। देखो करना क्या है, ऑक्टल है और बाइनरी बनाना है। याद रखें, जब भी ऑक्टल को बाइनरी बनाते हैं तो वो आपका बाइनरी कम से कम 3 बिट का होना ज़रूरी है। अगर उसमें 2 बिट रह जाती है तो हमें 1 0 पहले अपनी तरफ से लगाएंगे और उसको पूरा कवरअप ज़रूर करेंगे। जैसे मैं एग्जांपल इसी को लेता हूँ, 7 और 3 की बात करें। 7 जो है इसका बाइनरी 111 होता है, यानी 111 होता है, सबको याद होगा। और नहीं है तो फिर इसमें 2 2 का भाग देकर इसको कन्वर्ट आप कर लीजिए। और 3 का जो बाइनरी बनता है वो है 11। लेकिन अब इन दोनों को एक साथ लिखने से पहले इस वाली संख्या को हमें 3 बिट का करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर 1 0 अपनी तरफ से अपन और लगाएंगे और क्या करेंगे, अब इन 6 की 6 बिट को एक साथ लिख देंगे। अपना उत्तर बन जाएगा ए, यहाँ पर 111 और 011। ठीक है, यानी बाइनरी से ऑक्टल से जब आप बाइनरी बना रहे हैं तो कम से कम उसमें 3 बिट आना ज़रूरी है। इसी तरह से हेक्साडेसिमल से जब आप बाइनरी बनाते हैं तो उसमें 4 बिट आना ज़रूरी है, ये भी ध्यान रखें। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है कि निम्न में से कौन सा एक डिजिटल स्टोरेज डिवाइस है जो सूचनाओं को डिजिटल रूप में स्टोर कर सकती हो। तो मेमोरी स्टोर करती है। लैच जो होती है ये वही चीज़ होती है कि पोजीशन को होल्ड करके रखने में सक्षम हो, यानी सूचनाओं को स्टोर करके रखने में सक्षम है। और रजिस्टर जो है उसका भी यही काम होता है कि सूचनाओं को रजिस्टर करके रखता है, इसलिए डी उत्तर आएगा। ऑल अबव यहाँ पर अपना उत्तर सही रहेगा। अगला प्रश्न है कि एस आर फ्लिप फ्लॉप्स में एस आर से क्या आशय है। देखो फ्लिप फ्लॉप कई प्रकार के होते हैं, जैसे जे के फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप और एस आर फ्लिप फ्लॉप। मोस्टली 4 प्रकार होते हैं। यहाँ पर एस आर का मतलब होता है सेट रीसेट, यानी उसकी पोजीशन जो है वो सेट पोजीशन है या फिर रीसेट पोजीशन है। सी उत्तर अपना यहाँ पर सही रहेगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा रिपल काउंटर है। देखो मैंने बताया कि हम काउंटर का उपयोग करते हैं किसी भी डिजिटल संख्या को काउंट करने के लिए, उसमें फ्लिप फ्लॉप का उपयोग करते हैं। काउंटर 2 तरह के होते हैं, एक को बोलते हैं सिंक्रोनस काउंटर और एक को बोलते हैं एसिंक्रोनस काउंटर। एसिंक्रोनस काउंटर जो होता है इसको रिपल काउंटर भी बोला जाता है, यानी ये रिपल्स को काउंट करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है कि दिया गया प्रतीक किस लॉजिक गेट का है। देखो भाई, एक प्रतीक की पूरी संभावना है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज में से। वैसे तो ये और गेट होता है अगर सिंपल होता तो, लेकिन यहाँ पर ये आप पॉइंट देख रहे हैं ना, ये पॉइंट और का जस्ट उल्टा उसको बना देता है और ये है नोर गेट का प्रतीक। ठीक है, अगर यहाँ पॉइंट नहीं होता और ये लाइन सीधी होती तब तो होता और गेट, लेकिन अब जो अपन सिंबल देख रहे हैं ये नोर गेट का प्रतीक है। सी उत्तर इसके लिए अपने को सही करना है। इसी तरह से आगे एक ट्रूथ टेबल आपको दी गई और पूछा गया कि ये ट्रू टेबल किस लॉजिक गेट की है। पहचान करने के 2-3 तरीके हैं, या तो आप ये देख सकते हो कि आउटपुट कैसे मिली, या फिर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उन चारों ऑप्शन की आप आउटपुट इससे मिलान कर सकते हो। 2 तरीके होते हैं। यहाँ पर देखो क्या कर रहा है कि 0 0 के बदले 1 मिल रहा है। ऐसी कंडीशन 2 में होती है, या तो नैंड गेट में होती है या फिर नोर गेट में होती है। ठीक है, आगे मिलान करते हैं। आगे फिर क्या कर रहा है, 0 और 1 के बदले भी 1 दे रहा है, तो ऐसी पोजीशन केवल नैंड गेट में ही हो सकती है। नोर गेट में यहाँ 0 हो जाता। ठीक है, इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर ए होगा। ये नैंड गेट की ट्रूथ टेबल आपको यहाँ पर दिखाई गई है। अगला जो प्रश्न है वो पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा एक बेसिक लॉजिक गेट नहीं है। देखो लॉजिक गेट को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, बेसिक कैटेगरी और यूनिवर्सल कैटेगरी और एक्सक्लूसिव कैटेगरी। बेसिक में 3 लॉजिक गेट आते हैं, और गेट, नॉट गेट और एंड गेट। नोर गेट नहीं आता है तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। यूनिवर्सल में 2 कौन कौन से आते हैं। यूनिवर्सल में वो 2 आते हैं
जिनसे तीनों बेसिक बन जाते हो, जैसे नोर गेट और नैंड गेट। और एक्सक्लूसिव में कौन आते हैं? एक्सक्लूसिव में और आता है और एक्सक्लूसिव में नोर आता है। तो बस दोस्तों यही थे आज के 25 प्रश्न डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पर आधारित। कमेंट करके ज़रूर बताना आपको प्रश्न कैसे लगे, आपका स्कोर कितना रहा। लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब कर लो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ऐप डाउनलोड ज़रूर करना, वीडियो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना।